नमस्कार। लास्ट टाइम मैंने डेथ और डेथ से रिलेटेड कुछ विषय पर बातचीत की थी और डेथ के गहरे रीजंस पर थोड़ी सी रोशनी डाली थी। अब देखिए, आज का जो ये राजनीतिक वातावरण बहुत ही डेथली हो गया है। चारों तरफ युद्ध ही युद्ध दिखाई दे रहे हैं और हमारे डेली न्यूज़ उसी से भरे हुए हैं। तो इससे जो सवाल उठता है और कई सवाल उठते हैं वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी या तंत्र या योग या आध्यात्मिक विज्ञान इस प्रकार के डेथ को क्या कहता है। युद्ध तो कहीं से भी कोई अच्छी बात है नहीं। इसमें जिस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही भयानक और भयावह होता है। छोटे बच्चों से लेके मासूम लोगों की भी मौत होती है। जो बनाया है मनुष्य जाति ने वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसको हम कॉस्मिक दृष्टि से कैसे देखें और कैसे एनालाइज करें, तंत्र इस बारे में क्या कहता है, उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले वॉर एंड वॉर लाइक सिचुएशन, इसके गहरे कारण क्या है, इस पर बात करता हूँ। ये तो हमने जान लिया कि वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर इज द लॉ ऑफ थ्री: क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों से प्रकृति या क्रिएटिव प्रिंसिपल जो है वो काम करती है। जो बना है वो एक दिन मिटेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बना है वो मिटे तो बड़े नेचुरल तरीके से मिटे, यानी वो पूरी तरह से ख़राब हो और तब मिटे। लेकिन नेचर तो इस तरह से सोचती नहीं है। नेचर कैसे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो नेचर के पास जो ओवर द पीरियड ऑफ 10,000 ईयर्स या 20,000 ईयर्स डिस्ट्रक्शन के तरीके हैं, उनमें कई तरीके रहे हैं। जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है। वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा मनुष्य का खाया जाना, ये एक एरिया रहा है। अर्थक्वेक एक एरिया रहा है। और डिजीज़, एपिडेमिक्स, ये एरिया रहा है। फ्लड्स, ये एरिया रहा है। एंड इन सब के बावजूद द वॉर ह्यूमन बीइंग्स ट्राइबल टाइम से लड़ते आए हैं। ट्राइबल सुप्रीमेसी जो इस्टेब्लिश हुई है वो वॉर के ज़रिए ही हुई है। और मनुष्य ने ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन्हीं ट्राइबल फाइट्स के ज़रिए अपने वेपनरी को शार्प किया है। पहले सिर्फ पत्थर थे, फिर तीर तलवार आए, धनुष बाण आए, फिर गन पाउडर आया, फिर गन आया, पिस्तौल आई, बम आए, अभी मिसाइल हैं और तरह तरह के बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रक्शन के नए नए तरीके मनुष्य इजाद करता रहा है। और अपने पीसफुल टाइम में भी जब वो खुशहाली और तरक्की के काम कर रहा होता है, तब भी वो अपने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को बनाने में मशगूल रहता है, क्योंकि बाय एंड लार्ज उसे मालूम है एक न एक दिन इसका इस्तेमाल होगा जब वॉर होगी। और वॉर से हमेशा आज के टाइम में एक नेशन दूसरे नेशंस पर अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करता है। ये तो हुआ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू और विशेषकर तांत्रिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर करना चाहूँगा। और मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगेगा कि इतनी गहरी, पीड़ादायक और दुखदायक परिस्थिति कॉस्मोस में क्यों और कैसे होती है। लेकिन क्या है, हमारा प्लैनेट अर्थ इस पूरे कॉस्मोस में एक बहुत ही मामूली सा प्लैनेट है। रादर बहुत लोग तो इसे स्लम ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। ये यूनिवर्स के सेंटर में प्लेस्ड नहीं है। हमारे ही सोलर सिस्टम में प्लैनेट अर्थ बहुत मामूली और एक प्रकार से इल फेटेड प्लैनेट बोला जाता है। एक बड़े मशहूर संत हुए हैं यूरोप में, गुरजीएफ। उनकी टीचिंग्स यूरोप और अमेरिका में काफ़ी समय तक प्रचलित रही। उनसे भी वॉर के संबंध में बहुत कुछ पूछा जाता रहा है। और चूंकि वो अपने डिसाइपल्स के साथ अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को वॉर के टाइम ही प्रैक्टिस कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के समय वो इस तरह के काम, स्पिरिचुअल एलिवेशन के काम अपने डिसाइपल्स के साथ कर रहे थे। तो मैंने ये बताया कि प्लैनेट अर्थ बहुत इवॉल्व प्लैनेट नहीं है और यूनिवर्स में एक बैलेंस की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है।
ये जो तमाम ग्रह नक्षत्र, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स और दूसरे सितारे जो अपनी धुरी पे घूमते हैं और एक दूसरे के इर्द गिर्द भी घूमते हैं, इसके ज़रिए एक बैलेंस बना हुआ है पूरे कॉस्मॉस में। वो सोलर सिस्टम में भी है, वो मिल्की वे में भी है। हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन वाइज लोगों का कहना है कि जब भी दो प्लैनेटरी बॉडीज़, दो हेवनली बॉडीज़ या चार हेवनली बॉडीज़ या प्लैनेट अर्थ के साथ मून या कुछ एस्टेरॉइड या कुछ मीटियोर बहुत नज़दीक गुजरते हैं, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और उस इम्बैलेंस की भरपाई डेथ से होती है। ये बात बहुत आसानी से डाइजेस्ट करने लायक नहीं है जो थोड़े से सेंसिटिव माइंड है, लेकिन अगर आप ये देखें कि सब कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं है, सब कुछ दूसरे फोर्सेस के हाथ में है जिनसे ये सृष्टि बनी, तो आप थोड़ा थोड़ा इस पर यकीन करने लगेंगे और इसको मानने लगेंगे। उल्कापात, ये मेंशन आपको बहुत सारी पुरानी माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में मिलेगा। जब यहाँ धरती पर इस तरह की मृत्यु होती है तो सोलर सिस्टम में और यूनिवर्स में उल्कापात हो रहा होता है। उल्कापात यानी मीटियोर्स एंड एस्टेरॉइड्स का गिरना, बहुत तेज़ी से गिरना, बड़ी मात्रा में गिरना। या कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी धरती, चांद और धरती के बीच का गैप कम हो जाता है, तो उस वक्त भी डेथ की रिक्वायरमेंट होती है कॉस्मॉस में बैलेंस बनाने के लिए। तो यहाँ धरती पर हम युद्ध की वजह से या फ्लड्स की वजह से या दंगों की वजह से, किसी आइडियोलॉजी की वजह से लड़ते कटते मरते मारते हैं, और वहाँ प्लैनेटरी वर्ल्ड में एक बैलेंस बन जाता है। तो ये एक बात है युद्ध को समझने की। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस युद्ध के वातावरण में कैसे जीना होगा, कैसे जीना चाहिए, और विशेषकर साधकों को कैसे जीना चाहिए। जो साधना मार्ग में आए हैं, पहले मैं उनके लिए कहूँगा, जो साधना मार्ग में आए हैं, विशेषकर जिन्होंने कुंडलिनी को जगाने की साधना सीखी है और उसका अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें अपनी साधना को और बढ़ाना चाहिए। इस काल में, युद्ध के काल में, ये काल एक अलग तरह से वैल्यूएबल काल है फॉर साधक्स। मैं एक और सनसनीखेज बात कह रहा हूँ, क्योंकि डेथ हो रही होती है। डेथ की वजह से प्राणवायु का अमाउंट भी कॉस्मॉस में बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान से समझिए। और साधक उस एनवायरनमेंट में फैले हुए प्राणवायु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी साधना बेहतर हो सकती है। ये मुख्य बात है। इसीलिए साधक को शमशान घाट में साधना करना सिखाया जाता है, क्योंकि शमशान घाट एक डेथली एनवायरनमेंट है। वहाँ पे बहुत मौतें हुई हैं, बहुत लोगों को जलाया गया है। तो उसका जो वायुमंडल है, उसमें आसपास और उसके 2-4 किलोमीटर के रेडियस में ही प्राणवायु ज़्यादा मात्रा में है। तो ऐसे में साधना में उन्नति तेज़ी से हो सकती है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्राणवायु विच यू आर अट्रैक्टिंग gets more in quantity to a sadhak. So this is one point कि अभी के वातावरण में कैसे जीना चाहिए साधकों को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भय से बचना होगा। ये वातावरण नेचर का एक चैलेंज है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि नेचर ने आपके अंदर अब भय का वातावरण क्रिएट कर दिया है। कल क्या होगा, तेल की प्रॉब्लम होगी, सामान में महंगाई बढ़ेगी, कुछ सामान नहीं मिलेगा, गुड्स महंगे हो जाएंगे, हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे, बहुत सी जॉब्स चली जाएंगी, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। ये जो वातावरण भी क्रिएट हो रहा है आम जन के जीवन में भी और साधक के मनों में भी, तो इससे काउंटर फाइट करना होगा। पहले तो निर्भय और फिर अभय होना होगा। साधक के सामने तो अभय होना ही उसका लक्ष्य है, फियरलेस। कोई क्या बिगाड़ लेगा, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हम क्यों डरें, और हम डर को 1-on-1 बेसिस पे स्क्वायरली फेस करें। क्योंकि साधक क्या है, जो होगा उनकी मर्जी से होगा, उनके लिए परम पुरुष सब कुछ है, उनके लिए गुरु सब कुछ है। तो आप अगर इस पूरे वातावरण में मर भी जाते हैं तो हंसते हंसते मरिए, कोई बात नहीं, लेकिन फेस कीजिए सिचुएशन को।
इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी आती हैं, तो वी हैव टू फेस इट। अब हमेशा पॉलिटिशियंस को और बिजनेसमैन को गाली देने से कुछ होगा नहीं, बिकॉज वो किसी के कंट्रोल में है नहीं, वो आम आदमी के तो कंट्रोल में है नहीं, साधकों के भी कंट्रोल में है नहीं। तो क्या करें, खुद कैसे जिए? तो किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो अपने आप को स्ट्रांग रखें, मेंटली स्ट्रांग रखें, मॉरली स्ट्रांग रखें और स्पिरिचुअली एलिवेट होने की कोशिश में लगे रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। डेथ का वातावरण, डेथ का एनवायरनमेंट कस के साधना करने के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण होता है। और वैसे देखा जाए तो डेथ कुछ है ही नहीं, चेंज ऑफ फॉर्म है, तो उसको उसी तरह से ले और बहुत ज़्यादा न्यूज़ से प्रभावित ना हो। दुखी अगर होते हैं तो दुख का काउंटर कुछ करना पड़ेगा, पीड़ा अगर होती है तो उसका कुछ काउंटर करना पड़ेगा। विपरीत करनी भाव कहते हैं योग में। अपने मन को कमज़ोर मत होने दीजिए, अपने मन को निराश मत होने दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके भविष्य में क्या है, आप नहीं जानते आपके लिए अच्छा क्या है। हमें आज से 50 साल बाद क्या होने वाला है, वी डू नॉट नो। इस युद्ध के क्या अच्छे परिणाम निकले हैं, वी डू नॉट नो। ऐसा तो मान्यता है ही भारत में कि महाभारत जैसा एक महायुद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध के बाद ही धर्म की स्थापना अलग ढंग से हुई, मॉरल वैल्यूज को एनकरेजमेंट मिली तभी। तो ये युद्ध का जो वातावरण है, ये जो युद्ध है, ये एक कॉस्मिक नेसेसिटी है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल और हमारे नियंत्रण के बाहर है, उस पर अपना दिमाग खर्च करना बेईमानी है। सिर्फ पावरफुल लोगों को गाली देते रहना और उनका मजाक उड़ाते रहना, इससे कुछ हल नहीं होने वाला है। वो सिर्फ हमारी फ्रस्ट्रेशंस और हमारी जो कमज़ोर फीलिंग्स है उसी को दर्शाता है। और जहाँ तक ये पावरफुल लोगों की बात है, उनकी सच्चाई न्यूज़ के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से हम तक नहीं आती है। वो अंदर ही अंदर किस तरह की प्लानिंग्स कर रहे हैं, इसकी कोई खबर नहीं होती। बाद में जो रिजल्ट आते हैं उसकी वो अनाउंसमेंट करते हैं, और जनता को या इवन पढ़े लिखे लोगों को भी वही स्वीकार करना पड़ता है जो न्यूज़ में या वीडियोज़ के ज़रिए या अखबार के ज़रिए आपके सामने बात पहुँचाई है। तो ऐसे में अपने आप को मजबूत रखना बहुत अनिवार्य है। तो आज की बातचीत का सारांश यही है कि चारों तरफ युद्ध का माहौल पैदा हो चुका है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हावी हो गई हैं, और ऐसे में हमें पहले अपने आप को मॉरली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली एलिवेटेड ये रखना है, और इसमें हमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जो साधना मार्ग में है वो और ज़्यादा साधना करें और उससे और अपने आप को स्पिरिचुअली वेल्दी बनाएं, क्योंकि अंतिम बात साधक के लिए तो एवोल्यूशन ही है, उसका स्पिरिचुअली इवॉल्व होना ही तो उसका लक्ष्य है। उसके सामने प्रकृति बाधाएं हमेशा लाएगी, तो ये प्रकृति ने एक नई बाधा लाई है, ये आपके साधना को झकझोरने के लिए भी है। हो सकता है आप साधना मार्ग से हट जाए, बट ना हटे, डटे रहें, लगे रहें, कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, साधना करते रहें और अपनी साधना की जो गति है उसको बढ़ाएं। देखिए इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, युद्ध के बादल छट जाएंगे, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वी डू नॉट नो वॉट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज़। सो वर्तमान में जितना आपको पता है उसी को ध्यान में रखते हुए अभी का जीवन जिए, अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनके साथ रहें, अपने दोस्तों के भी साथ रहें, जितनी मदद हो सकती है एक दूसरे की करते रहें। यही मानवीय तरीके हैं, और हमारे हाथ में और हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।